हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बुक से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का चौथा वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 3 वीडियो बना चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज चौथा वीडियो होगा। और इससे पहले मैं मिडवाइफरी सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। मिडवाइफरी के बाद अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देख रहे हैं, जिसका कि चौथा वीडियो होगा। तो यह बुक जो है यह कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है, और इस बुक में जितने भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम है जिसका इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। एम्स, DSSB, PGI, SGPGI, ESIC और भी बहुत विभिन्न तरह के एग्ज़ाम है नर्सिंग के, स्टेट का नर्सिंग एग्ज़ाम। और मेनली यह वीडियो जो हम बनाए हैं यह नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे जो अभी रेलवे में वैकेंसी आई थी, जिसका फॉर्म सभी बच्चों ने फिलअप कर लिया है और एग्ज़ाम कुछ ही महीने में होने वाला है। तो उसी का भी हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग अगर उसका फॉर्म भरे हैं तो तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का चौथा वीडियो बनाएंगे। तो इसमें लगभग 120 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं और आज 120 के बाद का देखेंगे। तो आज हम 121 नंबर से देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर मैनिफेस्टेशन? विच एमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ रियूमेटिक फीवर? तो ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स इधर है। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये तो कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थ्रालाजिया, अर्थ्रल्जिया, ऑप्शन नंबर बी। और यह प्रश्न देखिए DSSB नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि तेज और अनियमित पल्स तथा हार्ट मर्मर की उपस्थिति किसके साइन है? तेज और अनियमित पल्स जो है और तथा हार्ट मर्मर का उपस्थिति जो है यह कौन से बीमारी का साइन है? तो यह एक्यूट रिमेटिक फीवर का साइन है। और यह प्रश्न भी ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे किसी न किसी नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर बीच में ना जाएं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि एक नर्स एक संभावित रिमेटिक फीवर वाले बच्चे की केयर कर रही है। एक नर्स जो है एक संभावित रिमेटिक फीवर वाले बच्चे की केयर कर रही है। नर्स लैब रिजल्ट को रिव्यू करते समय जानती है कि निम्न में से कौन सी लेबोरेटरी स्टडी रिमेटिक फीवर के डायग्नोसिस को कंफर्म करने में सहायक होगी? तो बताइए कौन सा होगा? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर का बढ़ा हुआ होना मतलब स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण होने का प्रमाण की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है कि एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ आर सीन इन, एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ आर सीन इन तो रिमेटिक फीवर में देखने को मिलता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हार्ट वाल्व इन रिमेटिक हार्ट डिजीज तो क्या होगा? माइट्रल वाल्व जो है यह अफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक रियूमेटिक फीवर वाले बच्चे में कार्डाइटिस डेवलप होने को इंडिकेट्स करने वाली इनिशियल फिजिकल फाइंडिंग क्या होगी? तो हार्ट मर्मर होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट रियूमेटिक फीवर? तो फ्रेंड्स देखिए दो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है और बाकी ऑप्शन जो है यह यहाँ है। तो उत्तर कौन सा होगा आप लोग देख लीजिए।
ऑप्शन क्या क्या है, इरिथ्रोमाइसिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन और पेनिसिलिन वी और प्रोकैन पेनिसिलिन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेंजाथिन पेनिसिलिन। कौन सा होगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमो प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट रूमेटिक फीवर इज बेंजाथिन पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा कार्डियक एनोमलीज से होगा। तो कार्डियक एनोमलीज से पहला प्रश्न है कि एक 2 वर्ष का बच्चा है जो कार्डियक सर्जरी के बाद मॉनिटर किया जा रहा है, तो निम्न में से कौन सा साइन कार्डियक आउटपुट कम होने को दर्शाता है। तो कौन सा साइन होगा जो कार्डियक आउटपुट को कम होने को दर्शाएगा, तो वीक पेरिफेरल पल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक क्लाइंट डेंगू फीवर से डायग्नोस हुआ है। एक क्लाइंट है जो डेंगू फीवर से डायग्नोस हुआ है, तो तुम कह सकते हो कि कैपिलरी रेफिल धीरे है जब नेल बेड का रंग तुम्हारे दबाने के कितने सेकंड्स में वापस नहीं लौटता है। एक क्लाइंट है जो डेंगू फीवर से डायग्नोस हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि कैपिलरी रेफिल धीरे है जब नेल बेड का रंग तुम्हारे दबाने के कितने सेकंड में वापस नहीं लौटता है, तो 3 सेकंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मैनिफेस्टेशन कवास्की डिजीज़ के एक्यूट स्टेज का है। तो कंजक्टाइवल हाइपरेमिया जो है यह कवास्की डिजीज़ के एक्यूट स्टेज का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि हार्ट डिजीज़ वाले इन्फेंट के पेरेंट्स की मोस्ट कॉमन शिकायत होती है कि उनको है। जो भी हार्ट डिजीज़ वाले इन्फेंट होते हैं उसके पेरेंट्स का मोस्ट कॉमन शिकायत क्या होगा कि खाने में उनको दिक्कत होगा। बच्चा हमेशा खाना नहीं चाहता है, तो उसको हो जाएगा डिफ़िकल्टी ईटिंग। इसका मोस्ट कॉमन उसका प्रॉब्लम है। जो भी हार्ट डिजीज़ वाले इन्फेंट हैं उसके पेरेंट्स का मोस्ट कॉमन शिकायत है डिफ़िकल्टी ईटिंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे कि कार्डियक विकृतियों वाले अधिकांश बच्चों में एक कॉमन फाइंडिंग क्या होती है। तो कॉमन फाइंडिंग होती है डिलेड फिजिकल ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक नर्स एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले इन्फेंट में प्रतिदिन वजन को मॉनिटर कर रही है, तो निम्न में से कौन सी फाइंडिंग नर्स को संभावित फ्लूइड इकट्ठा होने के लिए अलर्ट कर देगी और फिजिशियन को कॉल करने की आवश्यकता होगी। तो कितना हो जाएगा, तो ए वेट गेन ऑफ 1 पाउंड इन 1 डे। कितना, ए वेट गेन ऑफ 1 पाउंड इन 1 डे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि एक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर वाला इन्फेंट डाययूरेटिक थेरेपी ले रहा है तथा नर्स निकटता से इनटेक व आउटपुट को मॉनिटर कर रही है, तो यूरिन आउटपुट को एसेस करने के लिए नर्स कौन से सबसे उचित तरीकों का उपयोग करेगी। क्या है प्रश्न, एक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर वाला एक इन्फेंट है जो डाययूरेटिक थेरेपी ले रहा है तथा नर्स निकटता से इनटेक व आउटपुट को मॉनिटर कर रही है, तो यूरिन आउटपुट को एसेस करने के लिए नर्स कौन से सबसे उचित तरीकों का उपयोग करेगी। तो ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पर है और बाकी ऑप्शन आपको यहाँ दिखा रहे हैं, बाकी 2 यहाँ है। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग देख लीजिए, कौन सा उचित तरीका का उपयोग करेगी। तो वेइंग द डायपर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायपर को नापेगी, यही इसका उचित तरीका होगा, क्योंकि इन्फेंट है, बच्चा है, तो उसे डायपर ही पहना सकते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि CHF युक्त इन्फेंट जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर इसे देने के लिए फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है, तो निम्न में से किस स्थिति में नर्स को इन्फेंट को ऑक्सीजन देना चाहिए। निम्न में किस स्थिति में नर्स को इन्फेंट को ऑक्सीजन देना चाहिए। तो व्हेन ड्राइंग द ब्लड फॉर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में समय से पहुंचे और आप लोग वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इसके साथ ही हम अगला टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है अगला, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। पीडियाट्रिक में क्या है टॉपिक हमारा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो इससे हमारा पहला प्रश्न है कि एक कॉन्जेनाइटल कंडीशन है जिसमें एब्डोमिनल वाल के डिफेक्ट द्वारा एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड हो जाते हैं एवं सैक से कवर नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे गैस्ट्रोस्कैसिस कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डबल बबल साइन इन एक्सरे इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डबल बबल साइन इन एक्सरे इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूडनल एट्रेसिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही अगला प्रश्न है कि एक नियोनेट में जन्म के तुरंत बाद ट्रैकियोओसोफेजियल फिस्टुला होने को सस्पेक्ट किया जा सकता है यदि निम्न में से क्या हो। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो निम्न में से अगर क्या होगा इसका उत्तर, तो देखिए, और यह प्रश्न देखिए BHU स्टाफ नर्स में पूछा गया यह प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है कि अगर नियोनेट में जन्म के तुरंत बाद ट्रैकियोओसोफेजियल फिस्टुला होने का सस्पेक्ट किया जा सकता है यदि निम्न में से क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोदी सलीवा इन माउथ, अगर उसके बच्चे के मुंह में जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोदी सलीवा होगा तो समझिए कि बच्चे को ट्रैकियोओसोफेजियल फिस्टुला सस्पेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस इंडिकेट्स ट्रैकियोओसोफेजियल फिस्टुला इमीडिएट्स आफ्टर बर्थ, विच ऑफ दिस फॉलोइंग साइन इंडिकेट्स ट्रैकियोओसोफेजियल फिस्टुला इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो कंटिन्यूअस ड्रूलिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंटिन्यूअस ड्रूलिंग। अगला प्रश्न है कि एक पॉलीहाइड्रोएमनियोस वाली मदर, एक हाइड्रोएमनियोस वाली मदर जो है वह प्री मैच्योर गर्ल बेबी ने जन्म लिया है। बेबी जो है एसोफेजियल एट्रेसिया के साथ ट्रैकियोओसोफेजियल फिस्टुला से डायग्नोस हुई है। तो कौन सा असेसमेंट जो है फाइंडिंग संभवतः नर्स नोट कर सकती है, तो क्या क्या करेगी, फ्रोदी सलीवा और ड्रूलिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि TEF होने की संभावना वाले एक न्यूबॉर्न के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा कि बेबी को प्रोन पोजीशन विथ हेड एलिवेटेड एट 30 डिग्री, बेबी को क्या करेंगे, प्लेस द बेबी इन प्रोन पोजीशन विथ हेड एलिवेटेड एट 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स कि लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले एक इन्फेंट है, लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले एक इन्फेंट की ब्रेस्ट फीडिंग मदर नर्स से डाइटरी मेजर्स के बारे में पूछती है, तो नर्स मदर को क्या अवॉइड करने को कहेगी। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले एक इन्फेंट की ब्रेस्ट फीडिंग मदर नर्स से डाइटरी मेजर्स के बारे में पूछती है, तो नर्स मदर को क्या अवॉइड करने को कहेगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका उत्तर होगा। उसके बाद हम कल इसका उत्तर आप लोग को बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। आज आप लोग को इसका बताना है। जिन्हें भी इसका उत्तर पता है कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तब तक के लिए अगला क्वेश्चन है कि किस दूध के बने उत्पाद का उपभोग करने से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। किस दूध का जो बना उत्पाद होगा
उसके उपभोग करने से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। तो बटर, मिल्क एंड चीज़, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कौन से मरीज को कैल्शियम बिना दूध के बने हुए स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए। कौन से मरीज को कैल्शियम जो है बिना दूध के बने हुए स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले मरीज को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि एक लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसका केयर के दौरान नर्स को क्लाइंट की किस नीड पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। तो कैल्शियम की नीड पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न कहाँ से होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस से। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस से पहला प्रश्न है कि निम्न में से एक के अलावा सभी कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के क्लिनिकल फीचर्स हैं। निम्न में एक के अलावा सभी कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के क्लिनिकल फीचर हैं। तो विजिबल पेरिस्टाल्सिस के अलावा कौन कौन, डिहाइड्रेशन, नॉन बिलिरस वॉमिटिंग और रिजर्जाइटेशन, यह तीनों जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस के क्लिनिकल फीचर्स हैं। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजिबल पेरिस्टाल्सिस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इन विच कंडीशन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन। कौन से कंडीशन में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखा जाएगा। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखा जाएगा। और यह प्रश्न देखो आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया है 2019 में। तो जो भी छात्र आरआरबी का फॉर्म भरे हैं वो लोग यह वीडियो को और भी ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले इन्फेंट का एब्डोमेन पाल्पेट करते समय नर्स को मिलेगा। नर्स को क्या मिलेगा, एन ओलिव साइज्ड मास इन राइट अपर एब्डोमेन। क्या मिलेगा, एन ओलिव साइज्ड मास इन राइट अपर एब्डोमेन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अनिश्चित डायग्नोसिस वाले इन्फेंट को किस हेतु नर्स द्वारा सावधानीपूर्वक ऑब्जर्व करना चाहिए। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अनिश्चित डायग्नोसिस वाले इन्फेंट को किस हेतु नर्स द्वारा सावधानीपूर्वक ऑब्जर्व करना चाहिए। द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि एक नर्स जो है एक बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस के डायग्नोसिस से हॉस्पिटल में भर्ती करती है। तो एडमिशन असेसमेंट के दौरान बच्चे के सिम्टम के बारे में माँ से पूछते समय कौन से डाटा मिलने को नर्स एक्सपेक्ट करती है। तो कौन से डाटा मिलने को नर्स एक्सपेक्ट करेगी। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के कारण होने वाले वॉमिटिंग प्रायः बाइल से अभिरंजित नहीं होती है क्योंकि। पाइलोरिक स्टेनोसिस के कारण होने वाले वॉमिटिंग जो है यह प्रायः बाइल से अभिरंजित नहीं होता है क्योंकि। तो ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ है चारों ऑप्शन, तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग के ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग के ऊपर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग इज सीन इन। प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग इज सीन इन पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला टॉपिक है सीलियक डिजीज से अब हम प्रश्न को देखेंगे। तो सीलियक डिजीज में पहला प्रश्न क्या है, इन ग्लूटेन इंटॉलरेंस द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड। इन ग्लूटेन इंटॉलरेंस द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड। तो वीट, राय, ओट्स यह सभी जो है ग्लूटेन इंटॉलरेंस में नहीं रिकमेंडेड करता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सीलियक डिजीज़ जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं, सीलियक डिजीज़ जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं, यह जीआईटी में कौन से भाग को प्रभावित करता है? यह जीआईटी में कौन से भाग को प्रभावित करेगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा इंटर इनटू ससेप्शन से प्रश्न है। किससे है? इनटू ससेप्शन से। तो प्रश्न क्या है कि इंटेस्टाइन के एक भाग का पास वाले इंटेस्टाइन के डिस्टल सेक्शन में टेलीस्कोपिंग अथवा इन्वेजिनेशन होना जो एक मैकेनिकल अवरोध पैदा कर देता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इंटरसेप्शन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बॉवेल का जो एक प्रोक्सिमल पोर्शन होता है उसके बाउल के दूसरे डिस्टल पोर्शन में घुसना जो होता है वह इंटरसेप्शन कहलाता है। तो दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि विच एक्सप्लेनेशन इज एक्यूरेट रिगार्डिंग इंटरसेप्शन जो है कौन सा एक्सप्लेनेशन एक्यूरेट है? तो टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रोक्सिमल लूप टू डिस्टल लूप। क्या होगा उत्तर? टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रोक्सिमल लूप टू डिस्टल लूप। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पेरेंट एक नर्स को बताता है, एक पेरेंट जो है एक नर्स को बताता है कि मेरे 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट ने अभी अभी कई बार स्टूल पास किया है जो क्लम्पी रेड जेली के समान है। कैसा है? क्लम्पी रेड जेली के समान है। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर नर्स इन्फेंट में क्या डेवलप होने को सस्पेक्ट कर सकती है? एक पेरेंट है एक नर्स को बताता है कि मेरा 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट ने अभी अभी कई बार स्टूल पास किया है जो क्लम्पी रेड जेली के समान है। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर नर्स इन्फेंट में क्या डेवलप होने को सस्पेक्ट करेगी? तो इंटरसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि 3 मंथ से 3 साल के बीच के बच्चों में ब्लड व म्यूकस से बना करंट जेली लाइक स्टूल का आना क्या होने को सस्पेक्ट करता है? 3 मंथ से 3 साल के बीच के बच्चों में जो ब्लड व म्यूकस से बना करंट जेली लाइक स्टूल का आना क्या होने को सस्पेक्ट करेगा? तो मैकल्स डायवर्टिकुलम। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, सी में है इंटरसेप्शन, मैकल्स डायवर्टिकुलम नहीं। इंटरसेप्शन को सस्पेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वॉल्वुलस इज ऑल्सो रेफर्ड एज। वॉल्वुलस वर्ड जो है यह क्या रेफर करेगा? वॉल्वुलस इज ऑल्सो रेफर्ड एज ट्विस्टिंग ऑफ बॉवेल। वॉल्वुलस इज ऑल्सो रेफर्ड एज ट्विस्टिंग ऑफ बॉवेल। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। और अगला और आज का अंतिम प्रश्न है। आज 160 तक प्रश्न ही हम कवर करेंगे, इसके आगे का प्रश्न जो है अगले दिन हम कवर करेंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वायर्ड काउज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वायर्ड काउज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन इज इंटरसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग को भी यह वीडियो के बारे में पता चले और वो लोग भी यह वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।